अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सज्जाद अनवर, सत्तार खान साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक सियासतदान ने क्रिकेट को जंग बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। मेरी मिसाल मोदी से है, जिसने क्रिकेट में सियासत को इस तरह से घसीटा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना, हाथ मिलाना, पाकिस्तान की सरज़मीन पे आके क्रिकेट खेलने से उसने अपनी टीम को मना क्या किया कि उसका ये क्लाइमेक्स है कि आज उसको अरबों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है और उसके साथ ही साथ सारी दुनिया में बदनामी और मुल्क के अंदर ज़िल्लत का सामना है। लेकिन इसी तरह एक खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं जिन्होंने अपने खेल को समझते हुए सियासत में पाँव रखा और 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल से पहले उनकी अपनी पार्टी जो है वो तितर-बितर होती नज़र आ रही है। अलीमा खान, मिशाल, यूसुफ ज़ई, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शाहद खट्टक, जुनैद अकबर, ये सब आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 दिन के बाद इनकी पहिया जाम हड़ताल है। तो कैसे एक क्रिकेटर एक सियासी जमात अपनी नहीं बना सका, आज मैं जेल में बैठा तड़प रहा है कि मेरे बंदे क्या, मैं इनको कहता हूँ ये करो, वो ये नहीं करते, ये कहता हूँ वो नहीं करते। तो सत्तार खान साहब, ये जो बात है नरेंद्र मोदी की, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं ना, पीटीआई की बात बाद में करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब से ये इक़्तिदार में आया, इसने पाकिस्तान के बारे में जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज खुद, जिस तरह की गुफ्तगू करनी इसने खुद शुरू की, और उसको जो शिकस्त हुई मई की जंग में, वो तो अपनी जगह पे। लेकिन बदकिस्मती से जो क्रिकेट है इंडिया पाकिस्तान की, वो सारी दुनिया में उसकी एक अट्रैक्शन है और उसके साथ एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इकॉनमी जुड़ी हुई है। आईसीसी का कारोबार जो है वो 40% उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के हवाले से है। ये जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट है, इसमें आप देखें ना कि 1.5 अरब की पॉपुलेशन इंडिया की है, 25-26 करोड़ हम हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये सारी रीजन इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट को जिस तरह से देखती है, तो करोड़ों लोग हैं जो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। वो सारी व्यूअरशिप और वो एक जो क्रिकेट का एक अपना एक एनवायरनमेंट बनती है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से, वो सारी की सारी आज मोदी को गालियां दे रहे हैं वो सारे लोग, क्योंकि जो सियासत उसने शुरू की थी क्रिकेट को सियासत में घसीटने की, वो उसके मुंह पे पड़ी। आज पाकिस्तान ने जो फैसला किया कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, उसकी सज़ा आईसीसी भी को भी भुगतनी पड़ रही है और मोदी को भी भुगतनी पड़ रही है। इस पर आप ज़रा रोशनी डालें। ये इस वक्त जो सूरत हाल हुई है कि क्रिकेट को भेंट चढ़ा दिया गया सियासत की। जी जी और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है इंडिया का, जी जी उसने इस बुरे तरीके से इस गेम के साथ जो खिलवाड़ किया है, इस क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ किया, वो पाकिस्तान के साथ तो खिलवाड़ कर दिया उसने, पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ कर दिया, पाकिस्तानी लोगों के साथ कर दिया, लेकिन साथ साथ उसने अपने मुल्क के साथ भी खिलवाड़ कर दिया, अपने मुल्क की क्रिकेट के साथ भी खिलवाड़ कर दिया, अपने मुल्क के क्रिकेट देखने वाले लोगों के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। सियासत ये होती है कि बदकिस्मती से अगर सियासत को हर जगह घुसेड़ा जाए तो उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अब दोनों तरफ तनाव है, इंडिया अपनी जगह पे खड़ा है, पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा है। बर्बाद क्या हो रही है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की क्रिकेट वो बर्बाद हो रही है। इस पे मैं आपके सामने एक हकीकत पे मबनी एक वाक़या रखता हूँ क्रिकेट के हवाले से, कि माजी में क्या होता रहा, कि यही इंडियन क्रिकेट बोर्ड था, यही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड था, इंडिया की हुकूमत थी, पाकिस्तान की हुकूमत थी, इंडिया के बिजनेसमैन थे, पाकिस्तान के बिजनेसमैन थे, इन्होंने दुनिया क्रिकेट में इंकलाब बर्पा कर दिया था। एक जिसे मोजा कहते हैं, मिरेकल कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, चमत्कार कर दिया था। किन्होंने किया था? यही पाकिस्तान और इंडिया के रहने वाले क्रिकेट बोर्ड ने, हुकूमतों ने और लोगों ने। वो क्या वाक़या था? 1983 का वर्ल्ड कप, उसका फाइनल हो रहा था और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, और वो साथ साथ सियासतदान भी था, NPK साल्वे, उसने कई आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से पासेस मांग लिए कि इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है, वेस्ट इंडीज़ के
सामने उनका मुकाबला है और कोई अनएक्सपेक्टेड था। वो उस वक्त का सबसे बड़ा अपसेट था कि इंडिया 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में चले जाएंगे। उस बेचारे ने पासेस मांगे थे, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, साथ पॉलिटिशियन भी था। आईसीसी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि धुतकार दिया। उस सालवे दिल में बात लेके बैठ गया। उन्होंने कहा आज का मैच देखने दो, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो अगला जो वर्ल्ड कप होगा 1987 का, 1987 का वर्ल्ड कप, वो इंडिया पाकिस्तान में होगा, इंग्लैंड में नहीं होगा। वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाता है इंडिया। सालवे साहब वेरी नेक्स्ट डे, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थे चेयरमैन नूर खान, पहुंच जाते हैं। कहना नूर खान साहब हाथ मिलाएं। उन्होंने कहा हाथ मिला लें। उन्होंने कहा एक तजवीज़ है, प्रपोजल है, क्या आप मेरे साथ शामिल होंगे कि 1987 का वर्ल्ड कप वो इंग्लैंड में नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान और इंडिया में होगा। नूर खान ने 3 दफ़ा हाथ मिलाया। उन्होंने कहा गो हेड, हम साथ हैं, इकट्ठे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। सिर्फ क्रिकेट बोर्ड इंडिया और क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान, इन्होंने अपनी अपनी जगह पे एफर्ट शुरू कर दी। अभी गवर्नमेंटें नहीं आई थी, ना इंडिया की गवर्नमेंट आई थी ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट आई थी। इन्होंने फिर यहाँ पर लाहौर मीटिंग्स के नाम से एक सीरीज़ चली थी। वो मीटिंगें हो रही थी ठा ठा करके। अल्टीमेटली वो मीटिंगें, नतीजा क्या निकला कि इंडिया पाकिस्तान जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बन गई, जिन्होंने कहा कि तोड़ तक जाना पड़ा ना तो 1987 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया में होगा। उससे पहले जितने वर्ल्ड कप थे वो इंग्लैंड में हो रहे थे। इन्होंने क्या किया, साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया ने मिल के एशिया क्रिकेट काउंसिल भी बना दी और साथ में कह दिया कि हम एशिया क्रिकेट कप भी करवाया करेंगे। कहाँ करवाया करेंगे? शारजा में करवाएंगे। अब्दुर्रहमान बुखातर, उसको अप्रोच किया गया, उसको कन्विंस, वो मान गया, उन्होंने कहा करवाओ। जब ये बोर्ड की मीटिंगें हो रही थीं, उसके बाद इन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच करना था। उस वक्त थी इंडिया में राजीव गांधी की हुकूमत और पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। दोनों की बन नहीं रही थी, दोनों की टिका के नहीं बन रही थी। इन्होंने जाके कहा, सालवे ने राजीव गांधी को और एयर मार्शल नूर खान ने जनरल ज़िया को, कि यार अपनी दुश्मनियां साइड पे रखो, वो चलती रहती हैं, ये क्रिकेट का है और हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से निकाल कर इंडिया और पाकिस्तान में मुनक्कद करवाना है। उसके बाद क्या हुआ कि असल मसला था कंट्रीब्यूशन का, रेवेन्यू का, जिसमें इंग्लैंड ये समझ रहा था कि इंडिया पाकिस्तान जो है ना, ये रेवेन्यू नहीं करवा इकट्ठा कर सकते। इन्होंने क्या किया, अब ये देखें दोनों मुल्कों ने मिलके क्या कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो फुल मेंबर हैं क्रिकेट टीम के, उनको 53,000 पाउंड वो बरतानिया की तरफ से था। इन्होंने कहा भाजी 75,000 पाउंड मिले करेगा। और जो एसोसिएट मेंबर क्रिकेट टीमें थी ना, उनको उस वक्त 3,000 या 4,000 ब्रिटिश पाउंड, इन्होंने कहा 20,000 रुपये मिलेगा। अब हुआ क्या कि खींचातानी शुरू हो गई। उसके बाद हुआ कि ये सालवे जो था ना, चूँकि पॉलिटिशियन भी था, राजीव गांधी के साथ उसकी थी, उसने राजीव गांधी को कहा, राजीव गांधी बिल्कुल तुला बैठा हुआ था कि जनरल ज़िया मेरी नहीं सुनता, जनरल ज़िया को पड़ी हुई थी कि राजीव गांधी मेरी नहीं सुनता। अब ये सिचुएशन में क्रिकेट बोर्ड इंडिया का, क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का क्या कर रहे थे? उसने जाके कहा कि जनाब ये समझ लें कि यही इंग्लैंड था, यही बरतानिया था जो हम पे भी राज करता था और पाकिस्तान पे भी राज करता था। अब ये हुआ कि क्रिकेट हमने इन्हीं से सीखी है। क्रिकेट अब अगला वर्ल्ड कप जो होगा ना, पाकिस्तान और इंडिया में होगा। उसके बाद उन्होंने क्या इससे पहले उन्होंने किसी बिजनेसमैन से अरेंजमेंट किया कि ये 1.6 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, राजीव गांधी ने उस पर वीपी सिंह था वजीर ख़जाना इंडिया का, उसने राजीव गांधी ने वीपी सिंह को कहा, उन्होंने कहा 1.6 मिलियन ब्रिटिश पाउंड फौरी तौर पे जारी कर दिया जाए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद इन्हें अल्टरनेटिव स्पॉन्सर की ज़रूरत थी। अल्टरनेटिव स्पॉन्सर के लिए सालवे वो गया, ये मुकेश अंबानी नहीं है, इंडिया का सबसे अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी, इसके पिताजी थे
धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई धीरू भाई अंबानी के पास गया कि जी 20 करोड़ का अल्टरनेटिव स्पॉन्सरशिप है। धीरू भाई अंबानी ने एक शर्त लगाई, एक कंडीशन रख दी। उन्होंने कहा भाई मैं दे देता हूँ, मैं अल्टरनेटिव स्पॉन्सरशिप कर देता हूँ। जो पाकिस्तान और इंडिया का नुमाइशी मैच होगा ना, मुझे उस सोफे पे बिठाना जहाँ राजीव गांधी बैठा होगा। कमाल है। सालवे ने कहा डन। सालवे ने ये कर दिया। उसके बाद हुआ वोटिंग शुरू हो गई। वोटिंग जब हुई तो आप जानते हैं एक चीफ जस्टिस से नसीम हसन शाह, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। कद उनका आपको सबको पता है कितना छोटा कद था। जब पहली वोटिंग हुई आईसीसी की, तो उन्होंने कहा, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने कहा कि जनाब ये वोटिंग में गड़बड़ हो गई, हमें ये नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें जस्टिस नसीम हसन शाह नजर ही नहीं आया वोटिंग के दौरान। सेकंड टाइम फिर वोटिंग हुई, जस्टिस नसीम हसन शाह टेबल पे खड़ा हो गया और उसने हाथ उठा के कहा, और मुझे देख लो जस्टिस नसीम हसन शाह ने हाथ उठाया हुआ है, मैं वोट डाल रहा हूँ। बाद में ये ना हो कि फिर आप कह दें कि जस्टिस नसीम हसन शाह नजर नहीं आया। लो जी, 16 वोट पड़ गए इंडिया पाकिस्तान को और 12 वोट पड़े इंग्लैंड को। पाकिस्तान और इंडिया जीत गया। उसके बाद क्या था, ये 87 की बात है। 87, 8 महीने बाद वर्ल्ड कप होना है। इंग्लैंड तड़प रहा था, ऑस्ट्रेलिया के साथ तड़प रहा था। इंग्लैंड के पीछे ऑस्ट्रेलिया खड़ा था, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड खड़ा था। वो इधर टेंशन हो गया। आपको पता ब्रेस्ट टैग एक्सरसाइज हुई थी, इंडिया ने फौजें खड़ी कर दी सरहद पे, जवाब में पाकिस्तान ने भी फौजें खड़ी कर। उन्होंने वहां पे वो कैंपेन शुरू कर दी, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने, कि जनाब ये दोनों मुल्क मिलके वर्ल्ड कप क्या कराएंगे, ये तो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जंग हो रही है। फिर उसके बाद एक इंद्रजीत सिंह बिंद्रा था, वो कन्वीनियर था इंडियन क्रिकेट बोर्ड का और ब्यूरोक्रेट भी था। वो जलंधर का रहने वाला था, जहाँ का जनरल ज़ियाउल हक का रहने वाला था। वो जनरल ज़ियाउल हक को जानता था, जनरल ज़ियाउल हक उसे जानता था। उसने वहाँ से जनरल ज़ियाउल हक को कहा कि जनाब इंडिया पाकिस्तान का जयपुर में मैच हो रहा है, मैं आपको ऑफिशियली इन्विटेशन भेजता हूँ, आपने इंडिया आना। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि राजीव गांधी के साथ मेरी बन नहीं रही, उसने ब्रेस्ट टैग फोर्सें लगा दी हैं, तो मुझे ये कह रहे। उन्होंने कहा आप आ जाएं, हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान लेके आना है। अंदाज़ा करो किस टेंशन में जब फौजें खड़ी हैं सरहद पे। उसने जब ये इन्विटेशन भेज दिया, ऑफिशियल इन्विटेशन था, ज़ियाउल हक के पास ऑफिशियल इन्विटेशन था, जिसको बाद में क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया गया था। वहाँ पे गए, ज़ियाउल हक ने कोई बात इसके कान में कह दी राजीव गांधी के। राजीव गांधी ने ब्रेस्ट टैग जो एक्सरसाइज हो रही थी सरहद से फौजें हटा दी। 8 महीने बाद अक्टूबर 1987 को वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा था। अब ये देख लो कि ये क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे, उन्होंने आपस में तय किया। और वर्स्ट हालात में जब दोनों मुल्कों की हुकूमतें, भाई फौजें थी और यहाँ डिक्टेटरशिप थी, और फिर सबके बावजूद आज आप देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जो गुफ्तगू की ना, इसमें एक चीज़ जो रोशनी थी ना इसमें, वो ये थी कि दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट बोर्ड थे वो बरतानिया के जो पुराना साम्राज्य रोल था उसको चैलेंज कर रहे थे कि यार ये हमारे बंदों को इन्विटेशन पे भी बैठने नहीं देते, तो हम अपनी गेम को इधर लेकर आए। मेरेकल उसको कहा गया था उस वक्त जब 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान में हुआ था। जी, उसको मेरेकल कहा गया था। और फिर ये था कि ये किन्होंने किया था, यही इंडिया था, यही पाकिस्तान था, यही इंडिया क्रिकेट बोर्ड था, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। अब ज़रूरत यही है कि इस वक्त जो मोदी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स शुरू की क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से, जब से उन्होंने उसमें पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट भी किसी हद तक, वो जो लाहौर में अटैक हुआ था उसकी वजह से सफ़र की, उसके बाद से क्रिकेट इस रीजन में उस तरह की शक्ल इख्तियार नहीं। पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रगल करके अब इंटरनेशनल टीमें आनी शुरू हुई, लेकिन चूँकि मोदी पाकिस्तान के इमेज को हर जगह पे दाग लगाने की कोशिश करता था, तो आज उसको उल्टा थप्पड़ पड़ गया। ये भी आप ही कह रहे थे मुझे कि वो इंडिया में अब आके उनको ये चीज़ का ख्याल आया कि क्रिकेट में, खेल में, मैदान में सियासत नहीं दाखिल करनी। यानी वो शशि थरूर जिसको मई की जंग के लिए, लॉबिंग के लिए इन्होंने खुद
मोदी ने पूरी दुनिया में विज़िट के लिए भेजा था। आपको याद होगा, इधर से बिलावल भुट्टो साहब डेलीगेशन लेकर गए थे, उधर से शशि थरूर लेकर गया। वो शशि थरूर क्या कह रहा है, उसका परसों शाम का बयान था कि इंडिया ने जो गलती की है कि क्रिकेट में सियासत को लेकर आए हैं, उसका नुकसान हुआ है। क्रिकेट में से फ़ौरन सियासत को और जंग को बाहर निकालें और क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, वो शशि थरूर कह रहा है। और भी आवाज़ें, आज एक कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट है, उसने कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो बीसीआई के चेहरे पे थप्पड़ लगा दिया। अच्छा। हाँ, और उसने कहा जी कि ये जो वजीर खेल हैं, उसने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहना वो यही चाह रही थी कि हुकूमत के मुंह पे भी थप्पड़ लग गया। और मैं समझता हूँ नकवी साहब को पूरे नंबर मिलने चाहिए कि उन्होंने एक फैसला किया। आसिफ मनीर साहब भी पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, तो इतना दिलेराना फैसला हुआ कि पाकिस्तान उस कंप्रोमाइज सिचुएशन से बाहर निकल आया। और उससे बाहर निकलने का फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया एक्सपोज हो गया बहुत बुरी तरह। लेकिन जादू आप कह रहे हैं ना कि उस वक्त जादू किया था लोगों ने, तो जादू तो आपके इमरान खान साहब ने भी किया कि वो क्रिकेटर थे, लेकिन वो इतने बड़े आज मेगा स्टार हैं पॉलिटिक्स के, और वो जेल में हैं। लेकिन उनका ख्याल था कि 8 फरवरी जब उनका मैंडेट चुराया गया और उनको जो अवाम ने जोक वोट डाला, वो वोट जो है मुस्लिम लीग नून के खाते में पड़ गया, तो लिहाजा 8 फरवरी दोबारा आ रहा है 1 साल के बाद, तो इस पे पहिया जाम हड़ताल होनी चाहिए। ख्वाहिश तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन जो उनकी जमात है जिसने ये पहिया जाम हड़ताल करनी है, वो 8 फरवरी से ठीक 4 दिन पहले आपस में गुत्थम गुत्था है। और वो जो भावज और नंद की लड़ाई थी, जो बुशरा साहबा की जेल जाने से पहले मौजूद थी, आपको याद होगा कि वकीलों की लड़ाई थी। एक तरफ सलमान अकरम राजा जो थे वो अलीमा खान साहबा के वकील थे, और दूसरी तरफ जो लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो बुशरा साहबा के वकील थे। लड़ाई तो वहाँ से शुरू हुई। लेकिन अब ये जो मिशाल यूसुफजई हैं, वो बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी की दस्ते रास्त है। उनके कहने पे ही उनको सेनेट का टिकट मिला रिसेंटली। उनके कहने पे ही वो केपी गवर्नमेंट में उस वक्त एडवाइज़र बनी थी। तो आज अलीमा खान साहबा ने उनके बारे में इरशाद फरमाया है कि एजेंसियों ने ड्यूटी लगाई हुई है मिशाल यूसुफजई की कि वो अलीमा खान को टारगेट करे, और वो इमरान खान की हमदर्द नहीं है मिशाल यूसुफजई। और उसने कहा कि इसके साथ ही साथ जो मरवत है ना, शेर अफजल मरवत, उसकी भी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो इसको टारगेट करे अलीमा खान को। गंडापुर का नाम नहीं लिया, हालांकि गंडापुर ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया था अलीमा खान पे। तो जवाब में मिशाल यूसुफजई बहुत ब्रिलियंट और बड़ी इंटेलिजेंट है, उसने जवाब कितना अजीबो गरीब दिया। उसको किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि अलीमा खान साहबा ने आपके बारे में इस तरह की गुफ्तगू की है, तो उसने कहा कि शायद वो कोई जाली गुफ्तगू होगी, AI जनरेटेड, क्योंकि अलीमा खान साहबा तो इमरान खान साहब ने तो उसको मना किया हुआ है कि वो सियासत पे बात ही ना करे। तो उसने कहा वो तो बात करने से मना की गई है, लिहाजा जो बात आप कह रहे हैं ये कोई AI जनरेटेड हो सकती है। अच्छा, और मज़ेदार बात यह कि अलीमा खान साहबा ने जब रात के 1-2 बजे लोगों को मुंतशिर किया जा रहा था डयाला के बाहर, तो उन्होंने अपील की, रिक्वेस्ट की जनाब आपके अफरीदी साहब को, KP के चीफ मिनिस्टर को, कि बराह करम कुछ और नहीं हो सकता तो KP में ही पहिया जाम हड़ताल कर दें 8 फरवरी को। उनकी बड़ी बहन कह चुकी थी कि तरबेला डैम जो है उसको बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें उसका, लेकिन वो अब शाहद खट्टक उनकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उनका एक नुमाया रुकन कौमी असम्बली है, उसने ये कहा कि भाई ये कौन सी अक्लमंदी है कि आपका अपना सूबा जिसके आप वज़ीर आला हैं, इंतज़ामात आप ख़ुद चला रहे हैं, उसमें पहिया जाम अगर करेंगे तो किसके ख़िलाफ़ करेंगे? हम अपने ख़िलाफ़ करेंगे। उसने कहा ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? तो जो जुनेद अकबर हैं PTI KP के सदर, उसने कहा कि यार शाहद खट्टक, एक तरफ तुम कहते हो पहिया जाम हड़ताल ना करो, अलीमा खान कहती है पहिया जाम करो, हमारा वर्कर कहता है हमारा काम करो, तो बताओ कि हम क्या करें? हम फिर इस्तीफे दे के घरों को चले जाएं। यानी ये वाली सिचुएशन है आपके PTI के। हाँ,
तो लड़ाई नंद और भावज की पूरे ज़ोर शोर से जारी है। एक तरफ बुशरा बीबी का ब्लॉक है जिसमें मिशाल यूसुफजई हैं। अच्छा, और एक और कंट्रोवर्सी वो ये है कि अलीमा ख़ान ने कहा कि जो बुशरा साहबा की बहन मिली हैं उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान साहब को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर पिम्स ले जाया गया था, जबकि उस खातून ने जो मिलने गई उसने अपना एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान साहब की आंख में प्रॉब्लम थी, तो जो जेल का जूनियर डॉक्टर था उसने देखा और उसने कहा कि ये इन्फेक्शन है तो मैं इसको ट्रीट नहीं कर सकता, लिहाजा इनको पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। पिम्स से एक टीम आई डयाला जेल में, उन्होंने वो उनका मुआयना किया और उन्होंने कहा कि आपको इलाज की ज़रूरत है, आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलें। तो इमरान ख़ान साहब ने एग्री किया और वो हॉस्पिटल गए और उनका ट्रीटमेंट हुआ और अभी भी उनका ट्रीटमेंट जारी है। यानी उसमें ऐसी कोई बात नहीं उसने की कि वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अलीमा ख़ान कह रही है कि वो जाना ही नहीं चाह रहे थे। तो जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान ख़ान साहब अपनी मर्ज़ी से गए। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि जो अलीमा ख़ान की बुशरा बेगम की बहन और उनकी एक भाभी मिली हैं, उन्होंने आके बताया है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब ये एक बात है कि अलीमा ख़ान, बुशरा बीबी भी सियासत में उस तरह का नहीं है जिस तरह का सियासी तौर पे होते हैं। ये तो मुर्शदी ग्रुप है, एक मुर्शद ने अपना आगे से मुर्शद बना लिया। ये मुर्शदी ग्रुप का है, इसमें इल्हाम भी आ गया, अफसानवी के किरदार भी आ गए, तसव्वुराती दुनिया भी आ गई। अलीमा ख़ान बेचारी को तो सियासत में ख्याल पहली जमात जो KGP क्या होती है यार, उसमें मेरे ख्याल में दाखिला ले लेना चाहिए। KG1 में दाखिला लेना चाहिए कि अपने आप तोड़ मरोड़ के जब वो कह रही है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये हालात हुए थे, पेंशन गए हैं, आप उसको मिसकोट कर रहे हैं। आप मिसकोट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपका झूठ किस तरह से पकड़ा जाएगा कि उसने ट्वीट कर दिया। आप कहते हैं उसने ट्वीट कर दिया, अब ये भी कह दो कि ट्वीट करवाया एजेंसियों ने करवाया। अब ये भी कह दो कि बुशरा भी एजेंसियों की है। अब ये भी कह दो कि बुशरा की बेटी भाभी वो भी एजेंसियों की है। सबको कह दो। एक दिन यकीन करना अकेला इमरान ख़ान रह जाएगा जो एजेंसियों का नहीं होगा, बाकी पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है ना वो एजेंसियों का होगा। ये जिसके साथ भी थोड़ा सा मामला होता है, आपकी पहले थोड़ी अखां खराब होंदियां ने, तुहानू नहीं पता लगता एजेंसी का बंदा। कोई बात ऐसी होती है आप उसको एजेंसी का बना देते हो। तो अलीमा ख़ान तो वो सही बात है, ये उसकी फैमिली ज़राए आज से 2-2.5 साल पहले की मैं बात करता हूँ, जो ज़ाती उसके फैमिली चचाजाद भाई, उन्होंने मुझे कहा था कि इमरान ख़ान तो अपनी बहनों के लिए एक रत्ती भर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता। हाँ बिल्कुल ऐसे एक रत्ती भर ऐसे ही है। भाई चाचे दे पुत्र है, इमरान ख़ान दे चाचे दे पुत्र है कह रहे हैं, तो अलीमा तो ख़ान फिर सलमान अकरम राजा किस चक्कर में मिशाल यूसुफजई को 8 फरवरी के बाद फारग करेगा या उसके ऊपर तादीबी कार्रवाई करेगा? यार ये भी इनके किसी के पल्ले सजा सब कुछ भी नहीं है। वो अंदर जो बैठा है ना, उन्हें झाड़ पानी है तो सारे ने झग करना पै जाना। सही कह इनके मॉरल ग्राउंड पे अखलाकी उस बुनियादों पे इनको तो खड़ा ही नहीं होना यही आता। वजह है कि इमरान खान जेल में है और ये बाहर वाले कुछ कर नहीं पा रहा है। रीजन ये है कि ये पार्टी नहीं है, बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दूसरे मजे गए। हाँ, वो जेड़ा और नाम उस इमरान खान के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो अंदर तपिया बैठा है कि मैं बाहर आके हिसाब लाऊंगा कि मेरे नाम पे जेड़ा पैसा इकट्ठा होया, यार ज़रा हिसाब दो। अलीमा के भी बाजू खड़े हो जाएंगे। ये तो मज़े कर रहे हैं बाहर। सही बात। ये एक बात है, मज़े कर रहे हैं। अब इसमें क्रिकेट में थोड़ा सा एक जुमला मैं भी ज़रा मज़ीद कर दूं। क्रिकेट चल रही है, हमारा मुर्शद भी एक ज़माने में क्रिकेटर था। अगर क्रिकेटर रहता तो मेरे ख्याल इसकी इज़्ज़त बच जाती, क्योंकि एज ए क्रिकेटर उसको लोग इज़्ज़त करते हैं, कोई भी दुनिया को। सियासत में आके तो गालियाँ भी खाता है बेचारा। अब क्रिकेट में हमारे यहाँ कुछ लोग हैं क्रिकेटर, टॉप ऑफ द लाइन क्रिकेटर पाकिस्तान के। अच्छा, उनके साथ ना डबल शाह हो गया। क्या मतलब? उनके साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ। अब ये चीज़ निकल कैसे रही है? टोटकों में निकल रही है,
हिस्सों में हिस्सों में निकल रही है। अब Pieces. ये नहीं पता कि इनके साथ 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, 2 अरब का, 4 अरब का, 5 अरब का, 6 अरब का, कितने अरब का। 3 खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी हैं, 8 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं। अब जो खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं उसमें आपके इंजमामुल हक भी हैं, जो खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं उसमें बाबर आजम भी है, जो खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी है, वो भी है, और जो खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं उसमें मोहम्मद रिजवान भी हैं। अब ये सारे टॉप ऑफ द लाइन है। अच्छा, अब इनको कोई बंदा जो है उसने फ्रॉड कर लिया है, फ्रॉड कर लिया उस करने के बंदे चक्कर में। के बारे में भी जो बिटवीन द लाइन कहा जा रहा है ना, कैटेगोरिकली टर्म्स में नहीं आ रहा, बिटवीन द लाइन का कहा जा रहा है कि कोई पोंजी स्कीम थी। अच्छा, पोंजी स्कीम ऐसी होती है कि इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। आपको नहीं पता कारोबार कौन सा है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट पैसे लग रहे हैं। आपको तो रिटर्न आता है और रिटर्न बड़ा प्रॉफिटेबल होता है, बड़ा रीजनेबल होता है। इनको पहले कुछ महीनों में प्रॉफिट आता रहा, अचानक प्रॉफिट बंद हो गया, वो रिटर्न आना बंद हो गया, और वो जो बंदा था उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि इंजमामुल हक का बंदा था, उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी PSL की टीम फ्रेंचाइज का बंदा था। वो बंदे का पता चला कि वो मुल्क से बाहर भाग गया, मिसिंग है, और उसने अपना मोबाइल शोबाइल सब बंद कर दिए। अब ये एक बात है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं कर दूं, इंडिया में 3 खिलाड़ी हैं IPL के भी और इंडियन क्रिकेट टीम के भी, वो भी टॉप ऑफ द लाइन है। एक MS धोनी है, एक हार्दिक पांड्या, ये हार्दिक पांड्या का भाई कृणाल पांड्या, इनके साथ भी फ्रॉड हुआ था। इन्होंने भी कोई बिजनेस शुरू किया था और ये 20-25 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। धोनी के साथ फ्रॉड करने वाला उसका बचपन का दोस्त था, चाइल्डहुड फ्रेंड, और पांड्या के, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ जिस लड़के ने फ्रॉड किया, जिस बंदे ने फ्रॉड किया, वो उनका सुतेला भाई था। इन तीनों ने कंप्लेंट लॉन्च की पुलिस के पास और पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया। यहाँ मुझे अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की समझ नहीं आ रही कि कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे, इस बोल ही नहीं रहा है, कंप्लेंट नहीं कर रहे। अब उसमें एक एडेड एडवांटेज क्या है, मोहसिन नकवी साहब PCB के भी चेयरमैन हैं और वजीर दाखिला भी हैं, और FIA वजीर दाखिला के अंडर होती है। आप सीधा सा ये कहे कि मोहसिन नकवी साहब को यही कहा जा सकता है कि जी इन्होंने तो कुछ नहीं करना, आप ऐसा करें कि अपनी FIA को कहें कि आप सोर्स रिपोर्ट के तहत, सुओ मोटो के तहत आप कंप्लेंट लॉन्च कर दें और इंक्वायरी शुरू कर दें। इसमें सिर्फ एक खटका मुझे लग रहा है, ये अगर पैसा जायज जराये से कमाया गया होता ना तो मेरे ख्याल में ये बोल पड़ते। अब इनको प्रॉब्लम पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक ही बात मेरे ज़हन में आ रही है कि जो कंप्लेन नहीं की तो ये ना हो कि आगे से वो कहें कि अपने सोर्स ऑफ इनकम तो बताएं जहाँ से पैसे आए, ये जुए का पैसा ना हो। इसके साथ ही सत्तार खान साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।